चुप, बस अब मेरी बारी। सुनने है मैं तेरा मेरी आप 9th चैप्टर ना जो आपका एनसीईआरटी में है ना, वो फोटोग्राफ्स भेज दोगे, क्योंकि हमारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। फोटोग्राफ नहीं भेजूंगी, पीडीएफ भेजूंगी, चलेगा? यस मैम। ठीक है, अभी भेज दूंगी, मुझे मैसेज कर देना अगर मैं मेरे को नहीं ध्यान रहा तो, डाउनलोड करके भेज देती हूँ। नाउ लिसन केयरफुली। स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से क्वेश्चन बनता है, और कुछ क्वेश्चंस में उनके टर्म्स आ सकते हैं। इस वजह से वो टॉपिक कवर करने के लिए हम सेंडिंग विद द एनसीईआरटी। तुम्हारा टारगेट है आज का एनसीईआरटी रीड करके आना। कल कल हम स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के सारे पीवाईक्यूज लगा देंगे। सारे पीवाईक्यूज मतलब बहुत सारे पीवाईक्यूज उसके है नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम घर बैठ के इसके क्वेश्चन लगाओ। इसको हम अब सीधा रिवाइज करेंगे जब हम नीट की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? या फिर जब आपका इसका टेस्ट आएगा, संडे टेस्ट आएगा ना, तब इसे रिवाइज करेंगे। उसके पहले नहीं पढ़ेंगे। अब हम फोकस करेंगे हमारे बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर में, जैसे कि इवोल्यूशन। तो कल इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्लास है आपकी 6 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही है, और उसके बाद आपकी 8:30 से 9:30, ठीक है? तो अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन करने हैं तो 6 से 7 की क्लास में आ जाना। 8:30 से 9:30 बाकी की क्लास के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन होंगे, जिसमें बाकी बैचेस भी आपको ज्वाइन करेंगे। क्लियर? क्योंकि एक घंटे में क्वेश्चन सारे तो हो नहीं सकते। आई ट्राई कि मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चन एक बार आंखों के आगे से निकल जाए। तो आप में से किसी को भी स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पे खुद से बैठ के अकेले टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि सब क्वेश्चन करने की तुमको जरूरत होगी नहीं, एक ही लेक्चर में वो बात खत्म हो जाएगी। अकेले करोगे तो टाइम लगेगा, डाउट्स आएंगे, तो हम साथ में सॉल्व कर लेंगे। तुम्हारा काम ये है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ के आना। एनसीईआरटी पढ़ के आओगे तो क्वेश्चन का सेंस बनता है, अदरवाइज सेंस नहीं बनता। क्लियर है सबको? यो मैम। तो आज हम प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और इसको खत्म करने की पूरी 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 कोशिश करेंगे। मैम जो आपने जैसे बोला कि एनसीईआरटी की पढ़ के आनी है, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में थोड़े टॉपिक्स आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसमें तो नहीं कुछ ऐसा करना? तो आउट ऑफ एनसीईआरटी में तो वो मैंने को नोट्स में नहीं कराए हैं। यस मैम। भूसा खाएगा या नो कोनी खाएगा? मैम, खुद को दोनों ही नहीं खाऊंगा। कुछ नहीं खाएगा ना? चलो, व्हाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन। भैया हाथ खड़ा करो जो मुझे ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ाएगा या पढ़ाएगी। कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन में? बस प्रवीण। आर यू किडिंग मी? जस्ट प्रवीण है। पढ़ के नहीं आए तुम? मैम पढ़कर आए, ग्रीन रह गया था एक बस। व्हाइट राशि बस। और ब्लू रेवोल्यूशन पढ़े थे। बाकी बच्चों ने मैंने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? मैंने भी क्यों नहीं पढ़ा बेटा? टाइम ही नहीं था बिल्कुल। क्या हुआ? कहाँ बिजी था? 6 बजे तो स्कूल से आता हूँ फिर। तो सुबह से टाइम नहीं लगा तुझे? नो मैम। तो तू रिवाइज कब करता है? मैम जो 1 घंटे बीच में होते 6 से 7 के बीच में से। उस टाइम रिवाइज करता है? ये मैम। क्लास के बाद और सुबह स्कूल से पहले नहीं पढ़ पाता? नो मैम। ठीक है, हमें सैटरडे को साथ में बैठना पड़ेगा। तुम लोगों को डिस्कशन की जरूरत है भाई, ऐसे नहीं होगा। नीट ऐसे नहीं निकलेगा, बैठना पड़ेगा हमें बात करने के लिए। दिस इज अ सीरियस कंसर्न कि अगर आप क्लास लगाने के बाद, रुक जा, क्लास लगाने के बाद आप सिर्फ अगर स्कूल जा रहे हो, उसके बाद अगर आप सीधा क्लास में आ रहे हो, तो आपको अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो वी आर इन अ ट्रबल, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा। नीट में मेहनत लगेगी ज्यादा, है ना? सो वी नीड टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट इट। तो सैटरडे को एक तो मेरे को आपको कराना है जूलॉजिकल टाइम स्केल, वीबीएस तुम लगाते हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल, और दूसरा मुझे आपसे डिस्कस करना है अबाउट स्कूल। समझ आई? याद रखना। चलो जी, हाँ जी प्रवीण बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बढ़िया सी चीजें बता दो, चल जल्दी जल्दी, जिसको नहीं पता वो कोई पता चल जाए। मैम 3 चीजें बोला था आपने लाने के लिए, 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट था कि डिस्कवरी इसने की, ये फादर कौन है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन करके आ रहा है इसमें। एमएस स्वामीनाथन है ना? जो स्वामीनाथन है ना, वो फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के इन इंडिया। इंडिया में और वर्ल्ड में अलग है। कौन है अलग? नाम क्या उनका? कल तो करे थे हमने, बॉर्लॉग एंड एक और है विलियम। चलो तुमने विलियम का नाम नहीं पढ़ा, दैट इज फाइन, बट बॉर्लॉग तो बड़ा ही था ना बेटा। जो सारी डिस्कवरी थी ना, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉप्स की डिस्कवरी थी, वो इन्हीं की थी। इन्होंने बनाए थे वो क्रॉप, इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है।
अच्छा, अब ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा हुआ कब से कब तक हुई थी? 1967 से लेकर 1978। हाँ, 1960 से स्टार्ट हुई थी और आगे चली थी, ठीक है। अब मेरे को बता और इसमें बात किस बारे में होती है? किसे, यस मैम, किसे रिलेटेड थी? ग्रेन्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जो फेमाइन थे हाँ इंडिया में, उससे ओवरकम हाँ, करने के लिए, यस, और बढ़ती स्पेसिफिकली डिमांड की पॉपुलेशन। हाँ, स्पेसिफिकली उसकी ये डिमांड, फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते थे, स्पेसिफिकली व्हीट एंड राइस, है ना? राइस, यस मैम, ग्रेन्स। गेन्स, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड प्रवीण, बहुत अच्छे, और स्पेसिफिक पढ़ के आया, गुड। और कुछ ऐड करने जाओगे शीतल, राशि? नो मैम, नहीं? इतना ही है। तो ग्रीन क्वेश्चन रेवोल्यूशन, 3 ही दिया था आपने। हाँ मैंने कहा था वैसे पढ़ा ना ये 3 चीजें आपको नीट पर्सपेक्टिव से लिखनी है, वैसे पढ़ा भी तो होगा ना कुछ, यस, वैसे पूछ रहा यस है ना। मैम। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा क्या हुआ कि खाने की कमी थी और पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है, तो हमें ऐसे प्लांट चाहिए, ऐसे खाने के सोर्सेस चाहिए जो जल्दी उगे, इजीली हार्वेस्ट हो और ज्यादा लोगों को खाना मिले, तब आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली मेक्सिको में जब बॉलोग ने वो डिस्कवरी करी थी, याद है आपको, सेमिड ऑफ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्याण सोना यस मैम। सोनालिका, जया जया रत्ना, है ना? तो जया रत्ना किसकी वैरायटी है, व्हीट या राइस? राइट। राइस। व्हीट की Right. सोनालिका एंड कल्याण सोना, सोना सोना गोल्डन से याद चलो, किया था कल हमने, व्हीट हमने गोल्डन से याद किया था। तो उन्होंने डेवलप करी थी, फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने उनसे मदद मांगी कि आपकी ये जो रिसर्च है ना, आप ये वाले सीड्स हमें दो, हम अपने देश में उगाएंगे और लोगों को खाना देंगे। तो बहुत लोग ने इसे हेल्प करा और स्वामीनाथन जी ने इसको यहाँ पर लीड करा, और इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आई। इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन ने सेमिड ऑफ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस करा, तो जल्दी उगते थे, ज्यादा लोगों को खाना मिल पाया क्योंकि जल्दी सप्लाई हो पाया, इस वजह से ये बहुत बड़ी रिसर्च थी, एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसने भूखमरी को बहुत हद तक दूर किया, ठीक है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस देखकर जन्म लिया था एक और रेवोल्यूशन ने, जिसको आप कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन कौन पढ़ के आया? मैम मैं मैं पढ़ के आया हूँ। सात्विक, व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन? मैं व्हाइट रेवोल्यूशन किया गया था मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इसका दूसरा नाम क्या है? राशि, शीतल? मैम ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, यस, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और बताओ बेटा इसके बारे में, और बताओ इसके बारे में। मैम इसे Start स्टार्ट कब किया से था कब वर्ल्ड हुआ पीस था? में। मैम उसे ये बोलने 13 और जनवरी 1970 में स्टार्ट हुआ था, और ये एनडीडीबी ने लॉन्च किया था, मैम ये तो नेशनल गलत बात है, डेवलपमेंट बोर्ड ने। बोल रहे जा रही। ये तो लिटरली गलत बात है, तीनों बोल रहे हो, तीनों जो बोलो। क्या हो रहा है? मुझसे पूछ तो रही थी, बता तो रही थी, बीच में क्यों बोला बेटा? मना किया मैंने तुझे कभी ऐसे? है गलत बात है ये, ऐसे मत बोलो। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया तो डेट्स देख के पता चल रहा है भाई वो उसके बाद लॉन्च हुआ होगा, है ना? राइट। तो बेटा आंचल तू बता फिर क्या हुआ, इसमें होता क्या है? मैम इसमें मिल्क ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क मतलब इससे मिल्क के लिए यूज हुआ था सबसे पहले ये। ओके ठीक है, शीतल इसमें कुछ ऐड करो, क्या कहना चाह रही है ये? मैम शीतल शीतल ही ही बोल बोल रही रहा। थी अभी, शीतल ने बोला। मैंने आंचल से पूछा था। अच्छा आंचल ने तो राशि से बोला था। ठीक है, राशि तुम्हें सुन रहा है? यस मैम। बता बेटा आगे। मैम ये सबसे पहले मतलब इंडिया में लॉन्च हुआ था ताकि मिल्क की सप्लाई बढ़ सके, मतलब हम शहरों में मिल्क पहुंचा सके, और ये रूरल एरिया के लिए मतलब बहुत फायदेमंद साबित हुआ था उस टाइम पे। और इसके चीफ ट्रेनर थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, कुछ ऐसा नाम था उनका मैम। हाँ, जो और इंटरनेशनल थे वर्गीस, और जो हमारे यहाँ पर थे इंडियन। यस मैम। इंडियन कौन थे? और मैम ये थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, चीफ ट्रेनर। अच्छा, और आगे आगे बता। और मैम इससे उस टाइम पे मतलब इंडिया मतलब सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन की थी उसने। उसके बाद उस टाइम पे कुछ 18 मिलियन पॉन्ड टन ने सप्लाई किया था मिल्क, और फिर 2001 तक पहुंचते पहुंचते फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कुछ 240 मिलियन टन कुछ ऐसे ऐसे हो गया था। तुम्हें ये और डेटा याद अभी करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ आगे बोल 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 बोल।
और फिर मैम अभी करंटली मतलब इंडिया 22% मिल्क सप्लाई कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, इतना ही पता है मैम अभी तो। गुड। साथ में कुछ ऐड करोगे बेटा? हम इसके ऑब्जेक्टिव्स ऐड कर सकता हूँ मैं बीच में। हाँ बता, ऑब्जेक्टिव क्या फीचर्स थे? क्या थे इसके मेनली? मैम इसके दो ही मेन फीचर्स थे। पहला मेन फीचर्स था कि नए मेथड्स अडॉप्ट करने फॉर एनिमल हस्बेंड्री के लिए, और हमने ऑल्टरनेटिंग द कंपोजिशन ऑफ फीड इंग्रेडिएंट्स इन डिफरेंट पोर्शंस। बेसिकली और गुड। उसके बोल बोल बोल। और उसके और भी तीन मेन वो फीचर्स थे, दो और तीन उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। क्रिएटिंग ए फ्लड ऑफ मिल्क बाय इंक्रीज प्रोडक्शन, increase the incomes of the rural population, provide milk to consumers at fair prices. गुड गुड राइट। अब देखो व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इसे ऑपरेशन फ्लड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से एम ये था कि पूरी दुनिया मतलब पूरे इंडिया में दूध की इतनी सप्लाई हो जाए कि फ्लड जैसा लगने लगे। ठीक है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन में हुआ क्या, मिल्क की प्रोडक्शन तब भी होती थी लेकिन अमाउंट कम था। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम भी तो होनी चाहिए ना, तभी रेवोल्यूशन आएगा। प्रॉब्लम ये थी कि जो मिल्क की प्रोडक्शन गाँव में हो रही है, अब गाँव में जैसे मिल्क की प्रोडक्शन हुई, मैं उनके पास गई, मैंने वो मिल्क खरीदा कम रेट में, मैंने उसे खरीद लिया। अब मैंने जाके शहरों में सप्लाई किया लेकिन मैंने बेचा ज्यादा रेट में। ठीक है, आगे कंज्यूमर ने खरीदा, उसको भी ज्यादा पड़ा, तो जो मिडिल मैन है उसको तो फायदा हो गया, मिडिल पर्सन जो है, लेकिन जो बना रहा था उसको भी नुकसान है, जो बेच रहा है आगे उसको भी नुकसान है। तो गवर्नमेंट चाहती थी ये जो पैरिटी है ना पे के अंदर आ रही है, ये खत्म होनी चाहिए और मिल्क की प्रोडक्शन और इंक्रीज होनी चाहिए। अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में बहुत मिल्क है, वो अर्बन एरियाज में और सप्लाई होना चाहिए ताकि इसकी प्रोडक्शन और बढ़ जाए। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, व्हाइट रेवोल्यूशन ने जन्म लिया। व्हाइट रेवोल्यूशन के केस में क्या हुआ था कि सबसे पहले उन्होंने मिडलमैन को हटा दिया। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कि जितने भी गांव हैं वो सब के सब मिल्क की प्रोडक्शन जो करेंगे वो एक ही रेट पे बेचेंगे। ठीक है, तो जितने लोगों के घर से दूध आ रहा है वो एक ही रेट पे बिकेगा, और जो आगे जैसे दुकानदार है, वो दुकानदार अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे भी एक ही रेट पे दूध देगा। मतलब अगर मैं 30 रुपए का दूध का पैकेट ला रही हूँ हैदराबाद में, तो तुम भी 30 रुपए का दूध का पैकेट हिमाचल में खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट था दूध का, तो ये तो बहुत दिक्कत थी ना। तो उन्होंने ये कर दिया कि जो जिसने दूध का ये सारा काम किया है ना, जिसने गाय को पाला है, वो दूध सप्लाई कर रहे हैं, उनको सही रेट मिले, और जो कंज्यूमर है वो भी एक ही रेट पे दूध ले। ठीक है, तो ये जो पे का दिक्कत है वो हट जाए। उसके लिए कौन आया था? मदर डेयरी ने बहुत सपोर्ट किया था इसे। तो मदर डेयरी गुजराती एक फर्म थी, उन्होंने क्या किया कि सारे रूरल एरिया से वो दूध इकट्ठा करते थे, सारे रूरल एरिया एक ही रेट पे उन्हें दूध बेचते थे। मदर डेयरी वो सेंट्रल पॉइंट था जहां पे दूध प्रोसेस होता था, और उसके बाद सारे कंज्यूमर्स को वो एक ही रेट पे दूध बेचता था। तो ऐसे मदर डेयरी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वो एक तरह से वो मेन पॉइंट था जहाँ पे सारे आकर दूध इकट्ठा होता था और सप्लाई होता था। अब तो बहुत सारे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिलते हैं, चंडीगढ़ जाओ तो वेर का मिलता है, हर जगह अलग है। यहाँ पे भी है एक नाम, मैं भूल गई नाम उसका। ये व्हाइट रेवोल्यूशन का पर्पस था। ये इतना अच्छा रहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके आया था, ये इतना अच्छा रहा कि मिल्क के हम मेन प्रोड्यूसर हो गया दुनिया में। ठीक है, तो दिस वाज व्हाइट रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट वाज द ब्लू रेवोल्यूशन बेटा? रेज योर हैंड। ब्लू। हाँ बेटा प्रवीण बता। मैम इसकी डेट है 1985 से लेकर 90 तक। हाँ 1980 पांच to 1990। सालों का था ये। हाँ यस और? मैम, और इसके फाउंडर या फादर जो भी है, हीरालाल चौधरी करके। हाँ हीरालाल चौधरी। एक और है? बुखारी। मैम चौधरी नहीं है, कुछ अजीब सा है, CHAUDHURI। चौधरी थे मेरे हिसाब से। अच्छा हीरालाल, और एक और नाम है? डॉक्टर अरुण कृष्णनन। अच्छा चल आगे, हुआ क्या था इसमें, पर्पस क्या? और पर्पस इसमें एक ही था, एक ना जो मैंने पढ़ा था एक्वाकल्चर को, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। और कल आपने हाँ बताया था एक्वाकल्चर क्या होता है। हाँ, एक्वाकल्चर क्या होता है? प्लांट प्लस जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स पर एक्वेटिक एनिमल्स, है ना, यस इन मैम, दोनों का कल्चर करना इज एक्वाकल्चर। ठीक है, हाँ। तो अंकिता, यस मैम। ब्लू रेवोल्यूशन में हुआ क्या था बेटा? फिशरीज और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन। फिशेस की प्रोडक्शन। देखो क्या था ना, हाँ नीचे कर लो बेटा। शीतल कुछ ऐड करना है बेटा आपने? नो मैम, बस इतना ही था।
सात्विक आपको ऐड करना है? यस मैम, उस वो हाँ बोल। फाउंडर का नेम था जो, हाँ बता। मैम उसका पूरा नाम था हीरालाल चौधरी और एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन। कृष्णन। यस मैम। कृष्ण, मेरे को कृष्णानन याद है पर मेरे को मैम स्पेलिंग तो एन नहीं था पता ना इसका। उसका ना, KRISHN, फिर KRISHN। SNAN था। कृष्णनन, कृष्णनन, ठीक है। तमिलनाडु से है ये, राइट? यस मैम। ठीक है। तो इनके नाम में एक और कुछ आता है, एम से कुछ था, मैं भूल गई, चलो कोई ना। तो बेटा एक्वाकल्चर का क्या पर्पस, हाँ शुरू ऐड करना कुछ। मैम लो प्रॉफिट इसका डीमेरिट भी था। बता। लो प्रॉफिट। यस करेक्ट। देखो, ब्लू रेवोल्यूशन का पर्पस था कि हमारे आसपास जो इतने सारे वाटर रिसोर्सेज है, स्पेशली साउथ की तरफ बहुत वाटर रिसोर्सेज है, वहां पे फिश को कैच करना, उसको रेयर करना, उसको मार्केट सप्लाई करना। फिश से आप जैसे फिश लिवर ऑयल मिलता है मार्केट में, टैबलेट्स मिलती है, प्रोटीन का, अमीनो एसिड का बहुत अच्छा सोर्स होता है फिश, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, 20 मेन अमीनो एसिड एक फिश के अंदर मिल जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट? तो वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कॉस्मेटिक के सेंस में भी और फूड के सेंस में तो निकालते ही हैं। तो ये बहुत ही अंडर डेवलप टाइप का एक प्रोफेशन था, ठीक है। तो ब्लू रेवोल्यूशन का पर्पस था कि जो हम एक्वेटिक लाइफ से रिसोर्सेस निकाल सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें। तो ये इसका मेन पर्पस था। अभी जैसे सूर्य ने बोला कि ड्रॉबैक था ब्लू रेवोल्यूशन का कि हमें उतना प्रॉफिट मिला नहीं, क्योंकि अभी टेक्निक डेवलप हो रही है ना, इसलिए एक्वाकल्चर अभी भी डेवलप हो रहा है। तो अब देखो, अगर हम लोग नॉर्थ में रहते तो इतना एक्वाकल्चर वहां चलता नहीं है, साउथ की तरफ ज्यादा डेवलप है। तो इसका डीमेरिट है कि उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ जितने रिसोर्सेज उसमें लगे। जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन का और व्हाइट रेवोल्यूशन के भी अपने ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक्स थे इसके? कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसको अगर आपको सस्टेन करना था तो हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइजर लगाने पड़े। तो जब हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइजर लगाने पड़े तो उससे मिट्टी को भी फर्क पड़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही हुआ ना कि पंजाब की मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर से इन्फेक्ट हो गई है। तो हर चीज का थोड़ा थोड़ा ड्रॉबैक भी हो गई है ना, राइट? सो बेसिक जो पर्पस है इन रेवोल्यूशन का वो ये, हर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो क्रॉप को इंक्रीज करती है, मेनली व्हीट एंड राइस। जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो मिल्क प्रोडक्शन को इंडिया में इंक्रीज कर रही है, और जो ब्लू रेवोल्यूशन है इट इज कंसर्न विद द एक्वेटिक लाइफ, कि एक्वाकल्चर को इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलप कर ले। किसी का ओरिजिन बाहर हुआ, लेकिन हम फोकस करते हैं इंडिया में इन तीन रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट रहा। तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आई, फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आई, फिर ब्लू रेवोल्यूशन आई। क्लियर है? और भी रेवोल्यूशन होती है पर ये तीन मेन है जो वहां मेंशन होती है, ठीक है। मैम जो व्हाइट रेवोल्यूशन थी उसके ड्रॉबैक क्या थे? मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, तभी मैंने बोला व्हाइट रेवोल्यूशन का कोई ड्रॉबैक रहा होगा। जहां तक मेरे को कोई पता है, इसका जो कोई था मैंने, नहीं शायद कोई नहीं ड्रॉबैक। नहीं, ड्रॉबैक्स हमेशा होते हैं। जहां तक मुझे याद है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर जो एक फेस करने को मिलती है कि जैसे अर्बन एरिया से, सॉरी रूरल एरिया से जब आप मिल्क को लेके जाते हो ना कंटेनर्स में, और आप जैसे मदर डेयरी में सप्लाई कर रहे हो, वो स्टेप बहुत ही ज्यादा स्टरलाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो जो मिल्क वहां से निकाला गया है काउ से, वो बहुत स्टरलाइज होना चाहिए। जिस कंटेनर में आ रहा है वो इन्वायरमेंट से होके आ रहा है, तो कंटेनर में वो सस्टेन रहना चाहिए कि उसको कोई मतलब टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और फिर उसको उस जगह पे मदर डेयरी में सप्लाई के टाइम पे जब आप उसको चेंज करते हो और प्रोसेसिंग में डालते हो, इसकी स्टरलाइजेशन मेंटेन करना एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जो अभी भी फेस किया जाता है। बहुत सारा दूध ऐसे खराब भी हो जाता है कभी कभार। सो ये मैम इससे डिजीज भी स्प्रेड हो सकते हैं ना व्हाइट रेवोल्यूशन से? हाँ, इसीलिए तो हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। क्योंकि पेस्टर, आप देखो, अगर दूध की थैली पकड़ोगे ना, अगर पढ़ोगे, उसमें पेस्चराइज मिल्क होता है, तो वो एक बार आपको बॉईल Yes. करते हैं उस मिल्क को। पेस्चराइजेशन का मतलब उसको बॉईल मिल्क स्टोराइज करते हैं, नहीं तो ऐसा तो डिजीज डाई होने के चांसेस बहुत है। तो ये इसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मुश्किल हैंडल करना व्हाइट रेवोल्यूशन ही है, क्योंकि दूध जल्दी से खराब हो सकता है ना। मैम फिर इनका तीनों का फायदा क्या होता है? तीनों में ही कोई ना कोई ड्रॉबैक्स थे। उसका उस टाइम प्रॉफिट कह भी थे। सकते थे कोई ना कोई प्रॉफिट था, पर ड्रॉबैक्स भी तो उसके इक्वली थे फिर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्रॉबैक्स हुए जब फर्टिलाइजर का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो हमने उसका सोल्यूशन निकाला ना, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में चले गए। लेकिन मैम ग्रीन व्हाइट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से कितने सारे लोगों को घरों में क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट मिली। उसको अगर यस कंडक्ट मैम। करने में प्रॉब्लम थी तो कितने सारे इंजीनियर्स को जॉब मिली कि उसको ट्रांसपोर्ट करने की उन्होंने मशीनें डेवलप करी, ऑटोमेटिक यस मैम। सिस्टम है, राइट? तो उसका फायदा तो हुआ ना, जो प्रॉब्लम आई उसको फेस करके निकाल लिया गया। अब एक्वाकल्चर है, अगर आप गोवा में जाओगे तो बहुत बड़ी फिशरी यूनिट है, जहाँ पे अगर आप जाकर देखोगे ना तो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है एक्वाकल्चर। सो उन सब से हमने सीख के यस मैम। उसको इम्प्रूव कर लिया। लेकिन इनकी वजह से बहुत खाना मिला है देश को और बहुत एम्प्लॉयमेंट भी, ठीक है। हाँ प्रवीण बेटा बोल। यस मैम। जो डीमेरिट है ना मिल्क रेवोल्यूशन की, क्या?
डीमेरिट बताई ना आपने व्हाइट रेवोल्यूशन की, उसमें आपने एक वर्ड यूज किया। कौन सा? आपने यूज किया। बेटा मैंने बोल दिया तो मुझे Sterilization की कह रहा हो। स्टरलाइजेशन बोल यस स्टेराइल यस करना। उसको एक मीनिंग तो क्या है? अच्छा, एक तो अगर मैं ह्यूमन के सेंस में बोलूंगी स्टरलाइज करना, मतलब स्टरलाइल है, कोई स्टरलाइल है मतलब कि वो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर मैं किसी फूड के सेंस में स्टरलाइजेशन बोल रही हूँ, उसका मतलब है कि वहां पे कोई माइक्रोब नहीं है, उसको क्लीन कर देना। तो दूध के पैकेट के पीछे भी लिखा होगा स्टरलाइजेशन यस मतलब माइक्रोब फ्री। मैक्सिमम बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस में मर जाते हैं, इसलिए दूध को उबाल के पिया जाता है। ठीक है, यस चलो अब आते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग पे। प्लांट ब्रीडिंग हम लोगों ने कल इतनी बात की थी। देखो जैसे हम पहले एनिमल ब्रीडिंग हमने जब कल किया था प्लांट ब्रीडिंग, हम अपने पसंद का प्लांट बना रहे थे। मैंने तुमसे क्या एप्पल बनवाया था ना? आई थिंक मैंने जो एप्पल मैम। बनवाया था, यस है ना? अब मैं चाहती हूँ कि तुम क्या करो, ऐसा प्लांट बनाओ जो डिजीज के रेजिस्टेंस हो। ये वाला पार्ट हमने कर लिया था, यहाँ पहुंचे थे। ये कर लिया था तुमने? No. यो मैम। ये कर लिया यस था, मैम। सोनालिका कल्याण सोना। कौन थी ये नोनो? उठ खाएगी तुम मुझसे। ये डब्बा वेट करा कर रहे था, थे। यो मैम। ये भी कर लिया था। यस पूसा सदाबहार किसकी वैरायटी है? जो सदाबहार घर में आता है, सब्जियों में डल जाता है, जान ले लेता है, सदाबहार। चिल्ली। चिली। चिल्ली। वो स्नोबॉल क्या थी जो वाइट वाइट थी, वो किससे बिलोंग करती थी? वाइट वाइट स्नोबॉल वैरायटी मैम कॉलीफ्लावर। गोभी से। कॉलीफ्लावर से। हाँ, और उसको कौन सी बीमारी नहीं होती है जो इतनी वाइट वाइट है? उसको कौन सी बीमारी नहीं होगी? ब्लैक ब्लैक वाली, ब्लैक रस्ट नहीं होते उसे। वो कौन सी किसकी वैरायटी थी जो पहाड़ पे चढ़ने थे हमें? हिल बंट नहीं होता उसे। वीट। वीट की वीट। वैरायटी। क्या नाम था उसका? पहाड़ चढ़ना, हिमगिरी। हेमगिरी, है ना? ऐसे कर लो, हेमा पहाड़ पे चढ़ी और नीचे गिर गई। फिर अब कोई हेमा है तो भाई बुरा मत मान जाना। ठीक है, हिमगिरी। तो ऐसे ही इसको मैं तुम्हें बेस्ट तरीका याद करने का बताऊं, अपने दोस्त के साथ इसको डिस्कस करो। उसको बोल तू मुझसे पूछ ले, मैं तुझसे पूछ लूं। एक अच्छा दोस्त बहुत होता है तैयारी के लिए। तैयारी के लिए दोस्त मिल जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप कॉलेज जाओगे, आप सीखोगे कि आप टीचर से ज्यादा अपने दोस्तों से सीखते हो, क्योंकि जो चीज आपको समझ आ गई शायद उसे नहीं आई, आप उसे पढ़ा दो, वो आपको पढ़ा दे। एंड व्हेन यू टीच समवन ना, यू लर्न इट बाय हार्ट। तुमको ऐसे ही याद हो जाती है चीजें, राइट? तो ये डब्बे याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अपने फ्रेंड के साथ खेल लो कि चल यार बायो बाबा खेलते हैं, तो तू पूछ ले मुझसे, मैं तुझसे पूछता हूँ, ऐसे याद हो जाएगा। समझ आया? अब मेरी डिमांड यो है, शट अप। अब मेरी डिमांड है, आई वांट अ प्लांट एंड आई वांट दिस प्लांट, इसको कोई डिजीज ना हो। मैं चाहती हूँ ये ऐसा प्लांट हो जिसको डिजीज ना हो, लेट्स से हिलबंट ना हो। ठीक है? अरे यार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना, मैं इसको चाहती हूँ इसको ना हो टोबैगो मोज़ेक डिजीज ना हो उसको। ठीक है, वायरल डिजीज है, तो मैं चाहती हूँ इसे टोबैगो मोज़ेक वायरस लग ही ना सके। मेरे को ये प्लांट बनाना है। प्लांट ब्रीडिंग में अगर मुझे ये प्लांट बनाना है तो सबसे पहला स्टेप तुम क्या करोगे? क्या इकट्ठा करोगे? जर्म प्लाज्म इकट्ठा करेंगे, जैसा प्लांट चाहिए हमारे को वैसा। हाँ, मैं सारी जगह से जर्म प्लाज्म तुमने इकट्ठा किया। अब इसमें से क्या निकाल लोगे? एलिवेट What? करेंगे सिलेक्शन। प्लांट निकालोगे ना, मम्मी पापा तुम्हारे पसंद के। तुमने इतना सारा जर्म प्लाज्म लिखा है, तुम वो वाला निकालोगे जो तुमको लगता है कि हाँ यार इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कि ये टोबैगो मोज़ेक वायरस डिजीज को होने नहीं देगा। तुमने वो मम्मी पापा निकाल लिए, फिर क्या करोगे? मम्मी पापा निकाल लिए तो क्रॉसिंग करेंगे। हाँ रिप्रोडक्शन करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। हाँ, बहुत सारे पेरेंट बहुत बच्चे आ सारे जाएंगे। प्लांट्स आ जाएंगे। हाँ, फिर उनकी आप टेस्टिंग करोगे, फिर जो मेरे को मेरी पसंद का प्लांट मिल जाएगा मैं उसे रख दूंगी, बाकी सबको छोड़ दूंगी, राइट? तो अगर आपको डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने हैं तो आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं जो आपने प्लांट ब्रीडिंग में पीछे पढ़े थे। याद है, यहाँ पढ़े थे बेटा? ये मैम। उसी की बात हो रही है। देखो, इसको मैं पैराग्राफ में लिखूं तो देखो कितना अच्छा नहीं लग रहा है, पॉइंट्स में कितना अच्छा लग रहा था कि अगर मुझे बनाना है प्लांट ब्रीडिंग, वो भी डिजीज फ्री, तो वही पहले स्क्रीनिंग करो जर्म प्लाज्म की, पेरेंट्स निकाल लो, सिलेक्टेड पेरेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन कर लो, फिर प्रोडक्ट को एनालाइज करके मार्केट कर दो। ठीक है जी, सेम ही चीज है। मैंने यह क्यों कराया? क्योंकि कुछ चीजों का नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मंग बीन
और दूसरा है मेरा भिंडी। देखो ये बता रहा है कि फंगस से बीमारी होती है जैसे रस्ट। रस्ट इज जस्ट लाइक जंग। जंग देखा आपने कभी लगा हुआ कहीं? Yes, ma'am. लोहे पे कैसा Yeah, दिखता है? कैसा सा रंग का दिखता है? Ma'am, brown, red. ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन ऑरेंज रेड से Red. कलर का ना। तो फंगस डिजीज याद रखना ना कि फंगस कॉजेज रस्ट लाइक ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट एंड रेड रोट ऑफ शुगर केन। याद रह जाएगा, Yeah, ma'am. राइट? बैक्टीरियल वैसे इसके आगे ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी करता है, फंगस ही, पर इसका याद करने का मेरे पास कोई टर्म नहीं है। बैक्टीरिया आपको करता है यहाँ पे ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीवर्स एंड वायरसेस आपको इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि वो मोज़ेक वर्ड आएगा। टोबैको मोज़ेक, टर्निप मोज़ेक वायरस, समझ जाना वायरस है बावला, ठीक है? ये तो फिर भी याद हो जाता है। अब जिस पे क्वेश्चन आपको नीट में मिलेगा वो है मंग बीन। तो एक बीन थी सीधी सादी, बीन ने बोला बहुत हुआ वायरस का जूम, अब मैं क्या करूंगी, मैं चेंज होना चाहती हूँ। तो इसको क्या सोचा, जैसे इसको देखा तो मुस्कान ने कहा बीन तू टेंशन मत ले, मैं तेरे में म्यूटेशन कर दूंगी। तो उसने बीन के सेल में जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन कॉज कर दी। कैसे प्रोसेस बनाया वो नहीं जानना तुम्हें, बस याद रखना कि जेनेटिकली हमने इस बीन को मॉडिफाई कर दिया, मुस्कान ने मॉडिफाई कर दिया, और अब ये बीन रेजिस्टेंट होगी। किसके रेजिस्टेंट हो गई है? येलो मोज़ेक वायरस के, ठीक है, एंड पाउडरी मिल्ड्यू के। तो इन दोनों के रेजिस्टेंट हो गई है मंग बीन। तो क्वेश्चन आएगा कि जो मंग बीन है, क्यों मुस्कान ने करी है ना, तो एम से याद रखेंगे। तो ये मुस्कान वाली बीन है वो किसके रेजिस्टेंट है? येलो मोज़ेक वायरस के और पाउडरी मिल्ड्यू के। समझ आई? नीट सीधा ये क्वेश्चन पूछता है, ये रट्टा है, सीधा सीधा रटना पड़ेगा, समझ आए? पैसा मिलेगा, पैसा रटने का, पैसा इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। ओके, Yeah, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट इज जो आपको एक और याद रखना है वो भिंडी। देखो भिंडी बहुत परेशान थी, कह रही बहुत है ये जो येलो मोज़ेक वायरस है ना, इस कमबख्त ने मुझे भी बहुत तंग किया है। तो भिंडी ने कहा बस बहुत हुआ, इसको भी लेबोरेटरी में मॉडिफाई करा। इसको भी किसने मॉडिफाई करा? प्रतिभा है क्लास में? देखो, प्रतिभा नहीं है तो अपने पास एग्जाम्पल नहीं है, कोई बात नहीं। भिंडी जब मॉडिफाई होगी ना तो दुनिया में क्रांति आ गई, क्योंकि भिंडी आई थिंक कॉमनली सबके घर में बनती है कि नहीं? पहाड़ों में तो काफी भिंडी बनती है। मैं अगर पहाड़ों में किसी रिलेटिव के घर जाऊं तो भिंडी ही खिला रहे हैं, मेरे को लगता है वहां ज्यादा बनती है। ऐसा है कि वहम है मेरा? है ना? मैं एक हमारे अंकल थे, जब मैं छोटी थी ना, मुझे तब का याद है, तो वो ना चंबा रहते थे, तो उनके घर पे जब भी कोई भी जाता था वो भिंडी ही बनाते थे, पता नहीं क्यों वो भिंडी ही बनाते थे। चंबा भिंडी ज्यादा बनती है क्या? मैम क्या पता तुम उगाते हो ना, फिर अपने खेत की बिना खाद वाली आपको खिलाते हो हेल्थ। हाँ, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी रिश्तेदार जाता था ना, कोई भी रिश्तेदार जाता तो उनको भिंडी खिलाते थे, तो हम उनको भिंडी के नाम से जानते थे कि उनके घर जाएंगे तो भिंडी खाने को मिलेगी। क्या पता वो गेस्ट को स्पेशल खाना देते हो भिंडी। है ना? कह रहे भिंडी खिलाएंगे, तो वो भिंडी अंकल थे, ऊंचा सा कहीं जाके उनका घर था, और वो रास्ता मैं तो चुप है। वो वेजिटेबल तो मेरी फेवरेट है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भिंडी की जिंदगी में क्रांति आ गई, क्रांति रेवोल्यूशन आया, और उसने अपना नाम बदल दिया। कहते हैं आज से मैं भिंडी नहीं कहलाऊंगी, मैं कहलाऊंगी प्रभानी क्रांति। क्वेश्चन आएगा प्रभानी क्रांति कौन सी वैरायटी है? प्रभानी क्रांति इज अ वैरायटी ऑफ भिंडी। भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या है? ओखरा। ओखरा जैसे पढ़ने में तुम्हारा होता है नखरा, तो भिंडी का साइंटिफिक नेम है ओखरा, और उसकी एक वैरायटी है प्रभानी क्रांति। और प्रभानी क्रांति की खास बात क्या है कि दैट इट इज रेजिस्टेंट टू टोबैको मोज़ेक वायरस। समझ आई? ये दो नीट के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट दोबारा समझा दो। समझा दूंगी भाई, क्यों नहीं। हाँ, किसी का डाउट है? प्रवीण, भिंडी आगे जो नेम लिखा है वो क्या है? साइंटिफिक नेम है उसका एबेमशस स्पिनोसोर। तो समझ गया ना कि मैंने मैम नीचे आपने कुछ और बताया भी है। साइंटिफिक नेम। अच्छा, जो जर्नल हम यहाँ पे यूज करते हैं इंडिया में, दैट इज ओखरा वर्ड। अगर तू बिल्कुल उसमें जाएगा ना जेनेटिक और स्पीशीज नेम, सो दैट इज दिस वन। उसमें भी और वैरायटी है ना, यस मैम। इसलिए। और समझ गया ना, जब मैंने नाम नहीं लिया तो मेरे से प्रोनाउंसिएशन हो नहीं रही थी। यस मैम। थैंक यू। ओके, नाउ वो जो तूने मेरे साथ गेम खेली थी ना, मार्क एज वाली, वो मेरे भाई ने भी मेरे साथ खेली। लाइक कहेंगे तुम कौन से? कोई नहीं, छोड़ो। कहाँ गया हमारा? किसने पूछा था थर्ड पॉइंट? मैंने। हाँ, बकरी। क्या समझ आया तुझे?
हर्ष अरे यार तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, बात सुन। लाइंस में लिखा है ना तो इसलिए कंफ्यूजन हो रही होगी तुझे, ठीक है। अब मैंने किसी की प्रेजेंटेशन लिखी है ना, उसने लाइंस में लिखा है, अब मैं इसको एडिट करती तो दिक्कत हो जाती, तो मैंने ऐसे लिख दिया। कुछ मत कर, वहां पे सिंपली लिख दे कि जो फंगस है, एक तरफ लिख फंगस, उससे कैसी डिजीज होती है, उससे रस्ट होते हैं। रस्ट कैसे कैसे है, तो वहां पे 3 उसने लिख दिए यार। एक तो वीट में कर रहा है, एक वो शुगर केन में कर रहा है रस्ट, और एक वो पोटैटो में कर रहा है, ठीक है। वीट में कौन सा रस्ट कर रहा है, ब्राउन रस्ट कर रहा है फंगस। पोटैटो में स्पेसिफिक फंगस का नाम नहीं पूछा तो करना भी नहीं है। रेड शुगर केन में कौन सा कर रहा है, रेड रोट कर रहा है, और पोटैटो में कर रहा है लेट ब्लाइट पोटैटो। ये लेट ब्लाइट पोटैटो PYQ में है, ठीक है। ऐसे ही बैक्टीरिया का बना लो और ऐसे ही वायरस का बना ले, बस ये चार्ट है और कुछ नहीं है, समझ आया। ये मैम बस तुझे थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा बेटे। ओ कष्ट की बात करी और एक और डब्बा आ गया। हो, दुख हुआ होगा ना तुम्हें, नहीं मजा आ रहा है? यो मैम दुख तो हुआ होगा। देखो डब्बे तो डब्बे हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इससे। डब्बे याद करने का यही तरीका है, बातों में कर लो, बहुत सीरियस बैठ के नहीं होगे, बस ये जान लेना कि लिखा क्या है। जैसे पीछे वाले में लिखा था यहाँ क्रोप, ये उसकी वैरायटी, इस डब्बे में भी यही लिखा है, ये क्रोप ये उसकी वैरायटी, लेकिन फर्क है। रेजिस्टेंट टू डिजीजेस लिखा है नीचे, भाई कौन सी डिजीज है वो उसके नाम है, ये डिजीजेस के नाम है। यहाँ पे रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट लिखा है। इंसेक्ट्स को पेस्ट कब बोलते हैं, जब वो फसलों को खाने लग जाए तो वो पेस्ट है, ठीक है। तो किस पेस्ट के खिलाफ है, मतलब कोई सा पेस्ट इनको नहीं खा सकता, उसका नाम लिखा है। सो बी वेरी केयरफुल जब आप इसको पढ़ोगे, समझ आया। ये मैम जैसे जैसे भिंडी है, भिंडी में एक है पूसा स्वानी एंड पूसा A4। AK-47 से याद रखना कि स्वानी नाम की एक प्यारी सी लड़की थी, इतनी परेशान ये हो गई। ओकरा क्या होता है? भिंडी का ही नाम है बेटा। ओखरा सुना नहीं तुमने? नो मैम मैम। सुना है। मैं सुन लिया आज। हाँ, सुन लिया। प्रवीण ने डिस्कशन खत्म कर दी, कह रहा सुन लिया आज बात खत्म। तो देखो भिंडी का एक है पूजा स्वानी, बहुत ही स्वर्ण सी दिखने वाली बहुत प्यारी सी बच्ची थी, लेकिन इतनी परेशान होगी फ्रूट बोरर से, वही जो उसके कान में टिक 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 करते रहते हैं, उसने उठाई AK-47 और सबको उड़ा दिया। तो जो वैरायटी है ना ये दोनों ओखरा की, वो रेजिस्टेंट है इन दोनों शूट एंड फ्रूट बोरर के, जो उसके शूट एंड फ्रूट में आके छेद कर देते हैं। इसके अलावा भिंडी के साथ एक और वैरायटी याद करनी है आपने, कौन सी, जो क्रांति लाती है, प्रभानी क्रांति। ये किसके रेजिस्टेंट है, प्रवानी म्यूजिक टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस नलायको 11th ग्रेड में भी पढ़ा है तुमने। Yes, ma'am. यस मैम डायग्राम हाँ डायग्राम भी उसका से टांगे फैला के बैठा है भाई, उस डायग्राम को लेबल करने के लिए आ जाता है, ठीक है। सो कर लेना और डिस्कस करते रहना। अब देखो, अब मेरे को बात बताओ, एक जगह है जहाँ पर न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, ठीक है। एक पूरी समझ लो कोई माइग्रेंट्स आए हैं दूसरी कंट्री से और उनको बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन वाली सिचुएशन है। अब मैं उनको लिमिटेड सामान ही सप्लाई कर सकती हूँ, तो मैं एक ट्रक उनको खाना सप्लाई कर सकती हूँ, तो मुझे कैसा खाना भेजना चाहिए, क्या होना चाहिए खाने में, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब सबसे ज्यादा शरीर को किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन चाहिए उसको, प्रोटीन के बिना शरीर चल नहीं सकता। फैट चाहिए होता है बॉडी को, फैट की वजह से आपके ऑर्गन अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, हर ऑर्गन फैट से कवर होता है प्रोटेक्शन के लिए। तुम फैट निकाल दो बचेगा नहीं शरीर में। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फैट होता है, जब कुछ नहीं होता खाने के लिए फैट बर्निंग से ही आपको एनर्जी मिलती है। तो फैट और प्रोटीन चाहिए और कुछ वाइटामिन एंड मिनरल्स भी चाहिए बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट खाते जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं इसलिए उनका जिक्र नहीं करते, न्यूक्लिक एसिड्स का भी इतना जिक्र नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट फैट एंड प्रोटीन है। तो अब मैं अगर उनको एक ही ट्रक भेज सकती हूँ तो मैं वही आइटम सिलेक्ट करूंगी ना जिसके अंदर बहुत सारा फैट या प्रोटीन हो, सही बात है। देखो तुम्हारी हेल्थ नॉर्मल है ना, तो तुमको बहुत फैट वाला खाना नहीं करना, लेकिन जिसका कंडीशन है उसको तो जरूरत है ना, जिसके शरीर में फैट की कमी होगी उसको तो फैट खिलाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत फैट खाऊं, जरूरत नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, आपके पास जो खाना है उसका न्यूट्रिएंट अमाउंट बढ़ा दो। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल दाल है, जो दालें हैं मेरे पास बहुत सारी दालें पड़ी है मेरे घर में, तो दाल है जो भी उसका प्लांट है, मैं उस प्लांट में ऐसी म्यूटेशन करा दूं कि उसका न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाए। पहले जितना प्रोटीन था उसमें ज्यादा प्रोटीन हो गया, तो बेहतर है ना ये वाली दाल की अमाउंट उतना ही है, मेरे को एक मुट्ठी दाल खानी है लेकिन एक मुट्ठी दाल से मुझे प्रोटीन मिल रहा है 2 मुट्ठी का, तो ये ज्यादा अच्छा खाना हुआ ना। तो इसके लिए टेक्निक यूज होती है बायोफोर्टिफिकेशन। हर्ष तू एक तो सोना बंद कर, जब से मैं तेरे को ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो सो रहा है ना, फिर सोया ना तू।
नो मैम। तू सोया है, मेरे को तेरी बात से पता चल रहा है। सोना बंद कर, मैं सो जाऊंगी। और को पता है ना मेरी सीट में पीछे से ढांसना लगाने की जरूरत है, मैं गिर जाऊंगी। प्रवीण बोलो। नहीं सो पाओगे आप। मैम इसमें प्लांट ब्रीडिंग होगी ना? हाँ हाँ, प्लांट ब्रीडिंग होगी, लेकिन पहले जो प्लांट ब्रीडिंग करी थी कितनी चीजों के लिए करी थी तूने? पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, हाई क्वालिटी के लिए। ये वाली प्लांट ब्रीडिंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ा दे। इसका नया नाम है, इसे हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएगी तुम्हें, शॉर्ट में आ सकती है स्कूल में, और नीट में आपको कहीं ना कहीं कंपेयर होने के लिए आ सकती है। मैच द फॉलोइंग, इन्हीं टर्म्स की वजह से ये चैप्टर कर रहे हैं हम, ये आएंगी। सो बायोफोर्टिफिकेशन इज ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एंड फैट, हेल्दियर फैट, अच्छे वाले फैट। एक फैट होता है, आपने पढ़ा होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होते हैं नॉन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। क्या फर्क है? एक वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, दूसरे जो हाइड्रो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कोई सीन होता है क्या था? यस मैम। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं और Saturated में कलेश कर लो, ये आपस में कलेश कर लो। सैचुरेटेड कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड? डबल या इसको छोड़ के सबसे अच्छे कौन से हैं? अनसैचुरेटेड। पक्का? यस मैम। अच्छा यस मैम। ठीक है। सो हमें हेल्दियर फैट चाहिए, ठीक है। हेल्दियर फैट उसके अंदर होनी, तो तुमको याद रखना है बायोफोर्टिफिकेटर में 4 चीजें, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, इन पे फोकस किया है। आपसे ज्यादा क्या पूछ लेंगे? आपसे वो पूछ लेंगे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या थे। अभी मैं इस पे आ रही हूँ, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड पे। पहले ऑब्जेक्टिव सुनो इसके। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो प्रोटीन है उसका कंटेंट बढ़े, कि जो भी प्लांट है मेरे पास उसमें प्रोटीन का कंटेंट भी बने और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी मतलब एसेंशियल प्रोटीन्स उसके अंदर होने चाहिए, एसेंशियल अमीनो एसिड से बनेंगे। ऑयल कंटेंट भी सही होना चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने चाहिए, विटामिन का कंटेंट भी होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, जैसे आयंस वगैरह होते हैं, आपने पढ़े होंगे प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट, सल्फर, नाइट्रोजन, 11th में पढ़े होंगे, होने चाहिए ये, ठीक है। तो ये इसका पर्पस था। क्वेश्चन कहां से आएगा? एक तो बायोफोर्टिफिकेशन का मीनिंग, ये सिंपल डेफिनेशन कैन बी अ क्वेश्चन। दूसरा इसके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन बनता है एग्जाम्पल से, वो पूछ लेगा प्रभानी क्रांति, एटलस 66, पोमैटो, ये किस, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है बायोफोर्टिफिकेशन का? तो बेटा बायोफोर्टिफिकेशन से एक वीट की वैरायटी बनी है जो है एटलस 66, जो रिच है हाई प्रोटीन कंटेंट में। सो दिस इज द नीड क्वेश्चन, आपको मिल जाएगा एटलस 66 पीवाईक्यूज में, ठीक है जी, क्लियर? ठीक है। अब दो डिजीजेस होती है इसी के साथ आता है माल न्यूट्रिशन के साथ। पहले तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है? मैल या माल न्यूट्रिशन क्या होता है? lack of nutrition in body. डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, राइट। मैल न्यूट्रिशन के अंदर आप दो डिजीजेस पढ़ते हो, एक होती है क्वाशियोकर, सुना, और एक होता है मरास्मस। मरास्मस कौन सी है जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है? के से शायद के से अच्छा। और कौन क्वाशियोकर किसकी कमी से होती है? प्रोटीन, फैट या प्रोटीन या दोनों? प्रोटीन। और मरास्मस? प्रोटीन, Fats. अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से गलत बोल रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, ऑप्शन तो 2 दिए थे, हैं? हद हो गया। मैम दोबारा क्वेश्चन पूछना, क्या पूछा आपने एक बार? क्वाशियोकर और मरास्मस बता क्या होता है, ये पूछा मैंने, पता है? यस, इसमें माल न्यूट्रिशन डिसीज होती है जिसमें प्रोटीन कम हो जाता है बॉडी में, और बहुत सारी डिसीज में से बोन्स दिखने लग पड़ती है इंसान की, माल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन हो जाती है। तो किसमें प्रोटीन की कमी होती है? सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, फैट की भी कमी होती है? मैम फैट्स की भी कमी होती है। किस में? क्वाशियोकर, मरास्मस में? फर्क क्या है? Marasmus में सिर्फ मैम proteins की क्वाशियोकर होती में, है ना। हाँ, मैम क्वाशियोकर में Marasmus प्रोटीन, में सिर्फ proteins की होती है। मरास्मस में सिर्फ प्रोटीन्स की होती है, क्वाशियोकर में प्रोटीन और फैट की हो जाती है, दोनों राइट। होती है। ठीक है। मरास्मस आपको 1 साल से कम उम्र के बच्चे को होता है, क्वाशियोकर 1 से 5 साल के बच्चे के बीच की उम्र के बीच में बच्चे को होता है, ठीक है। तो मरास्मस ज्यादा खतरनाक है, प्रोटीन की कमी है, वो भी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को, इसके सर्वाइवल के चांसेस कम है। तो क्वाशियोकर का मरास्मस पे कल लिख कर आना नोट, नीट ये पूछता है, इट्स इंपॉर्टेंट, समझ आई? ठीक है। अब देखो, एक पोटैटो है, मेरे को स्टार्च चाहिए, पोटैटो उगाऊंगी, उसकी खेती होगी,
हार्वेस्ट होगा, फिर पोटैटो सप्लाई होगा, फिर मुझको मिलेगा। लंबा काम है। इतनी ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, वी नीड अ सोर्स जो एक सेल का ही हो लेकिन प्रोटीन में रिच हो। अगर एक सेल प्रोटीन में रिच है, मैं उस ग्रुप ऑफ सेल्स को खाऊंगी, मुझे बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा। ऑब्वियसली मैं एक सेल को तो नहीं खा पाऊंगी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखेगा थोड़ी, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल दिखेगा मुझे। मुझे मेरी स्किन दिख रही है ना, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना। फनी थिंग है ना, हम सेल नहीं देख सकते लेकिन ग्रुप ऑफ सेल हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सेल छू रही हूँ मैं इस टाइम, मैं देख नहीं सकती लेकिन उसे। वैसे ही एक सिंगल सेल जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हो और बहुत अच्छा सोर्स हो जाए प्रोटीन का, उसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। बहुत सारी चीजें ऐसे यूज होती है। तो सिंगल सेल प्रोटीन आर द थिंग्स, दे आर बेसिकली लिविंग बीइंग, क्योंकि सिंगल सेल है। तो एक ऐसा सेल जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है उसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। इसको खाया जाता है। तो इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है स्पाइरुलिना। व्हाट इज अ स्पाइरुलिना? बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट। ये साइनोबैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग Plant. करते हैं। ओलो 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 ओलो, ये साइनोबैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका जो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाता है दैट इज टिश्यू। इसमें बहुत ज्यादा हाई कंटेंट होता है प्रोटीन का, ठीक है। स्टार्च वगैरह भी इसमें होता है, मेन कंटेंट इसका प्रोटीन होता है। इसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। हम इसको यूज करते हैं कैसे? कभी चावल उबाले घर पे, नलायक को काम करे कभी कोई? यो Yes, नो मैम। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे जो काम नहीं करते थे, इसलिए लड़के काम नहीं करते। गलत बात है, करना चाहिए सबको, बहुत काम आता है। देखो, चावल उबालते हो तो चावल का पानी कैसा होता है? White. ठीक क्यों व्हाइट थिक क्यों होता है? क्या होता है उसमें? स्टार्च Starch. स्टार्च होता है। हाँ, तो जब चावलों का पानी उबालते हो ना और सारा पानी फेंक देते हो, तुमने सारा न्यूट्रिशन फेंक दिया है, अब उन चावल में कुछ नहीं बचा है, ठीक है, सब कुछ चला गया है, बाहर बह गया। तो अगर चावलों का न्यूट्रिएंट रखना है तो उसको कुकर में बनाओ, उसका पानी अंदर ही ऑब्जॉर्ब करवाओ, वो स्टिकी राइस बनते हैं। चाइना में खाए जाते हैं, देखे स्टिकी राइस, चॉपस्टिक से खा लेते हैं क्योंकि स्टार्च अंदर ही रह जाता है। वो न्यूट्रिशन लेवल में ज्यादा होता है, हम न्यूट्रिशन लेवल में कम खाते हैं। तो जितना खिले खिले चावल बन रहे हैं उतना कम न्यूट्रिशन है उसमें। तो हमने क्या किया, जो चावलों का पानी है, बहुत सारा स्टार्च है उसमें, उसके अंदर स्पाइरुलिना उग जाएगा। तुम एक डालो, उसके अंदर कॉलोनी बन जाएगी, उस कॉलोनी को निकाल लो, बैक्टीरिया है जल्दी से डिवाइड हो जाता है, बैक्टीरिया जल्दी डिवाइड होगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, उसको निकालो, उसको ड्राई अप कर लो, ड्राई अप करके उसको मार्केट में सप्लाई कर दो, पाउडर की फॉर्म में सप्लाई कर दो या हर्ब की फॉर्म में सप्लाई कर दो, तो लोग इसको कंज्यूम करते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन क्या आएगा? बड़ी सिंगल सेल प्रोटीन। दूसरा एग्जाम्पल स्पाइरुलिना, आपसे पूछ लेंगे एटलस 66 स्पाइरुलिना, कितने सारे नाम है ना, आपको ऐसे पूछ लेंगे इसमें से सिंगल सेल प्रोटीन कौन है। नहीं समझ आएगा अगर बाकी के नहीं आते, राइट। तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आप घर जाके, भला घर ही रहते हो, एनसीईआरटी पढ़नी है। हर्ष यो मैम। कैसे पढ़ेगा? सुबह। Last के बाद हाँ, सुबह ही पढ़ पाएगा बेटा, अब तो रोटी खाएगा। एनसीईआरटी पढ़ के आइयो, ठीक है। स्पेशली एनसीईआरटी का जो लास्ट के पेज है ना, वो पढ़ के आइयो, ओके। वो और वो सारे बच्चे जो फंस रहे हैं इन चीज में, प्लीज पढ़ के आना एनसीईआरटी। कल हम इसके सारे क्वेश्चन लगाएंगे और इसके बाद हम दोबारा सिर्फ तभी इस चैप्टर को छेड़ेंगे जब हमारा इसका टेस्ट होगा। क्लियर? यो मैम। तो सिंगल सेल प्रोटीन में तुम दिखाना था, कहाँ गया? हेलो स्पाइरुलिना, दिख रहे हैं तुमको टैबलेट्स? यो क्या मैम। तुमको पाउडर दिख रहा है? यो मैम। है ना? तो सोचो कहीं दूर सोर्स में, ये इसका सैंपल है स्पाइरुलिना का, कहीं दूर किसी सोर्स में जहां पर ये मैं सप्लाई नहीं कर सकती प्रोटीन का हाई कंटेंट, वहां पे मैं स्पाइरुलिना का पाउडर बना के भेज सकती हूँ ना, प्रोटीन मिल जाएंगे ना उनको, प्रोटीन। यो। तो ये चीजें बहुत मदद करती है ट्रैवल में, राइट। अब लास्ट है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक प्लांट है, उस प्लांट का आप कोई पार्ट ले लो, मैं यहाँ बना रही हूँ प्लांट, प्लांट का पार्ट ले लिया मैंने, ठीक है, इसको कट कर दिया और अब मैंने इसको पेट्री डिश में डाला। पेट्री डिश खाली नहीं थी, उसमें लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स हष्ट पुष्ट वाले। अब इसमें मैंने प्लांट का पार्ट डाल दिया, इसमें मैंने हार्मोन्स भी दिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बेटे हार्मोन भी देते हैं, कौन से देते हैं? रूट्स को ग्रो करने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है? ऑक्सिन को। और स्टेम को ग्रोन करने के लिए कौन सा काम करेगा? साइटोसिन। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोसिन तो डीएनए में था, आरएनए में था। काहे नाइट्रोजनस बेसिस को कंफ्यूज कर रहे हो? साइटोकाइनिन ये करेगा शूट की ग्रोथ,
हम हार्मोन्स भी देते हैं उन्हें, पहले रूट ग्रो कराते हैं फिर शूट, रेशियो देते हैं इनका बैलेंस करके। जब मैं ऐसे ही करूंगी थोड़ी देर के बाद मुझे क्या दिखेगा, ये बावला हो गया, थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पे छोटे छोटा प्लांट बनना दिखने लग जाएगा, ठीक है, इसको कहेंगे हम प्लांटलेट्स। छोटा सा प्लांट बन गया। अभी जो प्लांटलेट है मैं इसको बाहर निकालूंगी और मैं इसको मिट्टी में ग्रो करा दूंगी, तो मैं इसे मिट्टी में डालू करूंगी तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा प्लांट, है ना। दिस इज नॉन एज टिश्यू कल्चर। सो व्हाट इज टिश्यू कल्चर, ध्यान से सुनना। टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक जिसमें आप एक फ्रेगमेंट लेते हो प्लांट का, उसको कल्चर करते हो और ग्रो करते हो इन लेबोरेटरी। तो यहाँ तक ये टिश्यू कल्चर था, ठीक है। जब आप उसको लेबोरेटरी में पूरा ग्रो करा के बाहर निकाल दोगे, माइक्रो प्रोपगेशन हम टर्म दे देंगे। तो टिश्यू कल्चर का सिंपली मीनिंग है एक प्लांट में से एक सैंपल निकालो और उसको लेबोरेटरी में पूरा प्लांट ग्रो करा दो, समझ आई। अब बेटा ये जो अपने काटा है प्लांट का पार्ट, इस प्लांट के कटे हुए पार्ट को हम बुलाते हैं एक्स प्लांट। अब वो प्लांट नहीं रहा, एक्स प्लांट हो गया। क्लियर। मैम। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आएगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? Vegetative. वेजिटेटिव। हाँ, सेक्सुअल तो इसमें यूज हुए ही नहीं, है ना। और ये जो सेल है, ये जो पार्ट है प्लांट का, एक्स प्लांट, ये पूरा प्लांट बना रहा है ना फ्यूचर में। यानी इसके पास कौन से वाले सेल्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो सकते हैं ना, वो सेल्स का नाम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। हाँ, और ये सेल्स जो पूरा प्लांट बना सकते हैं, ऐसे सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? टोटीपोटेंट। तो मुझे बताओ मैम, फिर कोई भी सेल हो सकता है। क्या बेटा? मैम, ये प्लांट के किसी भी पार्ट का सेल हो सकता है। अगर वो सेल टोटीपोटेंट है तो वो काम कर सकते हैं, किसी भी पार्ट के नहीं हो पाएंगे, टोटीपोटेंट होने चाहिए। मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म द एंटायर प्लांट। तो मुझे बताओ कि ह्यूमन के केस में जब आपने जाइगोट बनाया था, उस जाइगोट के एम्ब्रियो क्लीवेज हुआ, एम्ब्रियो बना, एक बन गया हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट और एक बना एपीब्लास्ट। टोटीपोटेंट कौन था? ट्रोपोप्लास्ट। फिर से क्वेश्चन रिपीट करना। ये इम्प्लांटेशन हो गई है एम्ब्रियो की हमारे पास, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है और एपीब्लास्ट भी है। तो हमारे जाइगोट के जो केस में कौन सा सेल था जो टोटीपोटेंट थे, एपीब्लास्ट या फिर सॉरी ट्रोफोब्लास्ट या फिर इनर सेल मास? इनर सेल मास। इनर सेल मास। यस। अगर ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट होना है ना तो आपसे वो दो टर्म पूछेंगे, एक पूछेंगे टोटीपोटेंट, लिख लो साइड में, टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट एंड स्टेम सेल्स। ये तीन टर्म्स है जिससे क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। प्रवीण, यस मैम। कल इन तीनों का डिफरेंस लिख के लाना, ठीक है। श्योर। ठीक है, कल प्रवीण हमें इन तीनों का डिफरेंस बताएगा। ओके, क्लियर है सबको? मैम। नाउ देखो, कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। अच्छा चलो, ये मैं कल बताऊंगी टर्म्स। अब मेरे को तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी, दैट इज नीट। बेटा मेजर टेस्ट का आपको रिजल्ट मिला सबको? यस मैम। 720 में से आया? यस मैम। नीट का पेपर 720 मार्क्स का होगा। यस मैम। आपको अपने मार्क्स लिखने हैं, बायो में कितने थे, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, और अगर आपको ना मिले ऐसे मार्क्स तो मांगने हैं, है ना। अपने ग्रुप लीडर से मांगो, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 720 मार्क्स का आपका पेपर था, आपके कितने मार्क्स आए वो बताएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आप अप्रैल से क्लासेस ले रहे हो, आप अगस्त में आ गए हो, आप देखो आपकी तैयारी कैसे चल रही है। कैसे पता चलेगा? अगर मैं बताऊं एमबीबीएस की बात करूं तो एमबीबीएस में सीट लेने के लिए मैं सारी कैटेगरी हटा रही हूँ, मैं आपको जनरल सेंस में बता रही हूँ कि इफ यू रियली वांट टू सीट इन एमबीबीएस आपको कितने मार्क्स की जरूरत है, जब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि इस साल मैं मेडिकल जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अगर आपको ऑल इंडिया के कॉलेजेस में अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ एम्स में अप्लाई करना है, एम्स में भी ऑल इंडिया लेवल पे ही होता है, ठीक है, स्टेट वाइज कुछ नहीं होता। एम्स बिलासपुर में भी ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन होगा, सब बच्चे अप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको सिर्फ हिमाचल में करना है, तीन ऑप्शन है आपके पास, तो अगर आपको इन तीनों में अप्लाई करना है तो आपको कितने चाहिए? ऑल इंडिया लेवल पे एमबीबीएस अगर आपको चाहिए ना, यू नीड एटलीस्ट 550 आउट ऑफ 720, तब मिलेगी सीट। अगर आपको एम्स चाहिए यू नीड एटलीस्ट 625 आउट ऑफ 720। 625 पे लास्ट ईयर सीट गई थी, लास्ट 625 पे, समझ रहे हो तुम, ऑल इंडिया पे सब भर गई थी, इतने मेंबर चाहिए। और अगर आपको सिर्फ हिमाचल में चाहिए देन अराउंड 500 आउट ऑफ 720 यू नीड, लिटरली नीड दिस मच मार्क्स टू गेट इनटू मेडिकल कॉलेज।
राइट। अब इसमें 500 तुम्हारे आ गए और ज्यादा बच्चों के 600 आ गए तो तुम गए, सीट नहीं मिलेगी। तो इसको देख के इतना पता चल रहा है कि 720 में से मुझे कम से कम 500 से ऊपर नंबर लाने हैं ना। यस मैम। 500 में नंबर आए हैं, तो अब अपने 720 का पेपर देखना और देखना तुम्हारे कितने आए हैं। अगर तो तुम 300 वाले हो तो तुम्हें अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, अभी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर तुम 400 वाले हो तो तुम थोड़ी मेहनत और करोगे, 500 की लाइन में आ जाओगे, तो एटलीस्ट तुम हिमाचल के कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर तुम 500 वाले हो तो तुमको थोड़ी और मेहनत करनी है, तुम एम्स पकड़ लोगे, वो बहुत अच्छी बात है, तुम टॉप कॉलेज में जाने लायक हो जाओगे। लेकिन बेटा अगर तुम्हारे 300 से कम है तो तुम अभी ट्रबल में हो। तो तुमको अपने पेपर खोल के देखनी है कि आप फंस कहाँ रहे हो, किस सब्जेक्ट में आप पीछे जा रहे हो। उस टीचर से बात करो और इसको अलाइन करो, अपने सब्जेक्ट को ठीक करो। देखो जो चैप्टर्स हो गए हैं वो तो हो गए हैं ना, अब उसको जाके दोबारा से बैठ के नोट्स बनाओगे, दैट वुड बी स्टूपिड। बोल रही हूँ मैं, अभी रुक जा, ठीक है, उसके नोट्स वापस बनाओगे तो वो स्टूपिड हो जाएगा। अभी फोकस करो जो आने वाला है, आने वाले टाइम में भी तुम्हारा 12th तो कंप्लीट हो जाएगा आराम से, फिर हम 11th पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब तुम आगे वाले चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से फोकस करो। स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट कल खत्म कर देंगे, इकोसिस्टम सॉरी इवोल्यूशन आपका इस संडे टेस्ट के चक्कर में आप पढ़ लोगे। बाकी के सारे चैप्टर 2 यूनिट जो है वो तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ना। तो अब आगे वाली चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करो, टेस्ट के बहाने पढ़ लिया करो, लेकिन एनालाइज करो पहले खुद को और याद करो कि ये आपका गोल है, ठीक है। सो आपको ट्राई करना है कि आप इस गोल तक पहुंचो। तो टारगेट सेट कर सकते हो आप कैसे। अब देखो बायोलॉजी जो होती है कितने मार्क्स की होती है बायोलॉजी? 360। 360, ठीक है। फिजिक्स 180। 180 और केमिस्ट्री 180 तो बेटा अगर तेरे 300 मार्क्स आ गए बायो में, तुझे आज मिल गया ना, तेरा बेस तो स्ट्रांग बन गया। अब तुझे बाकी दोनों सब्जेक्ट में 100 नंबर भी ले आएगी तो तू तो पहुंच गई ऊपर आराम से, है ना। तो तुम्हें बायो क्यों स्कोरिंग होती है, कहने का मतलब ये होता है कि बायो में आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पावर है। इस वजह से अगर तुमने बायो को स्ट्रॉन्ग कर लिया आपको बहुत अच्छा एज मिल जाता है, ठीक है। और बायो में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, क्यों? क्योंकि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, मैंने ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा है, लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा होता। क्वेश्चन तब गलत होते हैं जब ढंग से पढ़ा नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि पढ़ा नहीं होता, पढ़ा सबने होता है, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े होते। तो तुमको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो तुम अपना टारगेट सेट कर लो अपने माइंड में सबके सब कि बायो में मुझे 300 ही लाने, ठीक है। जब 720 का अगला पेपर होगा आपका सितंबर में, तो सितंबर वाले 720 के पेपर में 300 के अंदर मार्क्स आएंगे, 300 से नीचे नहीं। ये आपका टारगेट रहेगा और उसकी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट होगी। सारे चैप्टर प्रिपेयर करके जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे नंबर ना आए, समझ आई? यस स्ट्रेटजी चलो वो बताएंगे, वो आपके टीचर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मुझसे, लेकिन बायोलॉजी की मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो इस टारगेट को